हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे अपनी क्लास 8 की हिस्ट्री का। इसके ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 2-3 चैप्टर्स और रह गए हैं। इसमें 2 ही चैप्टर्स और हैं, 7 और 8। उसके बाद आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री के ही टॉपिक्स करेंगे, हिस्ट्री के ही PYQs करेंगे, जिससे जो आपका अभी आपने पढ़ते हुए भी आ रहे हैं सारे चैप्टर्स को, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेंगे, तो आपका हैंड टू हैंड रिवीजन भी हो जाएगा। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अब हम अपना रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि आज जिस टाइम जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था भारत पे, किस तरीके से आदिवासियों का रोल था, किस तरीके से जो शासन थे पुराने उनका किस तरीके से रोल था, किस तरीके से नील की जो खेती आई थी उसके ऊपर कैसे इन्होंने अपना राज्य करा था, किस तरीके से 1857 के दंगे शुरू हुए थे, उसके बाद वो कैसे एकदम से फिर इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने कैसे पलटवार किया उस चीज़ पर। ये सारा कुछ आप प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। आज जो आप पढ़ेंगे, आज जो मेन इसमें है वो है आपका एजुकेशन। उसमें एजुकेशन, ये क्या चाहते थे कि एजुकेशन में क्या चेंज होना चाहिए, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये जैसे कि चैप्टर का भी नाम है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, क्योंकि अंग्रेज लोग मानते थे कि जो जितने भी भारत के लोग हैं वो सभ्य नहीं है, तो सबसे पहले उनको सभ्य बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, बहुत सारे ऐसे प्रयास करे। सबसे पहले इन्होंने हायर एजुकेशन पर वर्क किया। इनका मानना था कि हमें जो देसी समाज है ना उसको सभ्य बनाना है, उसके रीति रिवाज मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अब इनमें कौन कौन से बदलाव आने जाने थे, भारतों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कई बने बनाए जवाब नहीं थे, मतलब इनको भी इस चीज़ को करने में कई दशक लगे। ठीक है, अब इसमें ये जानेंगे कि जो अंग्रेज थे ये शिक्षा को किस तरीके से देखते थे। और ऐसा तो नहीं था ना कि जब अंग्रेज आए तभी शिक्षा आई, उससे पहले भारत में कोई पढ़ता ही नहीं था। पहले भी बहुत सारी पाठशालाएं थी, पहले भी लोग गुरुओं के पास जा जाके मौखिक शिक्षा ग्रहण करते थे, पहले भी बहुत तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन अंग्रेज ऐसा समझते थे कि नहीं, बस हम ही इन्हें एकदम सभ्य बनाएंगे और तो कोई सभ्य हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने क्या करा, ये किस तरीके से शिक्षा को देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए थे। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और ये जो विचार थे इनको किस तरीके से विकसित हुए और भारतीयों को कैसे बढ़ाया जाएगा। अब प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर उनको तैनात किया गया। मतलब ये विलियम जोन्स थे जो इंडिया आए थे और इनको यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था, उसमें उनको जूनियर जज बनाया गया। अब ये एक भाषाविद थे। भाषाविद क्या होता है, भाषाविद होता है जो कि कई भाषाओं की जानकारी रखता है। मतलब वो सिर्फ एक ही भाषा को नहीं जानता, वो और भी कई भाषा को जानता है और उसके अंदर एक सीखने की एक होती है कि भाई हाँ मुझे ये भी लैंग्वेज सीखनी है, अब ये भी लैंग्वेज सीखी है। जैसे कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, वे फ्रेंच और इंग्लिश भी जानते थे और अब वो अरबी और फारसी भी सीख रहे थे। और कलकत्ता आने के बाद वो रोज़ाना घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की भी बारीकियां सीख रहे थे। तो कैन यू इमेजिन कि वो कितनी सारी उनको लैंग्वेज आती थी। ठीक है, अब कुछ ही समय में उन्होंने कानून, धर्म, दर्शन, राजनीति, नैतिकता, अंक, गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी अध्ययन शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने कंटिन्यूस रीडिंग अपनी स्टार्ट रखी थी। अब जोन्स ने पाया कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते हैं। मतलब वो ही नहीं ऐसे हैं जो बाकी सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जैसे कि हेनरी टॉम्स कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ठीक है, अब इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। अब इनका क्या था, इनका भारत के प्रति जो था एक अलग तरीके का रवैया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई हर कोई तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके अगेंस्ट थे कि भाई तुम इतना क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनका क्या हुआ, वे भारत और पश्चिमी दोनों की
प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि जो भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए जो पुराने टाइम में लिखी गई चीजें हैं, जो उनकी पवित्र कानूनी ग्रंथ है, उनको खोजना और समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों और कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत का भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। उन चीज़ों को ढूंढने के बाद उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी स्टार्ट कर दी, जिससे और ये भी चाहते थे कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा जानने का मौका मिलेगा, उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि उस टाइम पर उनकी जो प्राचीन विरासत है वो किस तरीके की थी। ठीक है, अब और वो क्या चाहते कि वो भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य का काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। मतलब इस तरीके से स्कूल कॉलेज बनाए जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्हें अनजाने विषयों को शिक्षा ना दी जाए, बल्कि इनकी राय में ये था कि ये इस तरीके की शिक्षा उनको दी जाए जिससे कि वो देसी जनता का दिल जीत सके, क्योंकि जो शासक होता है उसको भी अपनी प्रजा से उम्मीद होती है और प्रजा को भी शासक से उम्मीद होती है कुछ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या करा, 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा खोला। उसके बाद इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जहां पर इन्होंने माना कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जानी चाहिए और जिससे कि देश का शासन चलाने में भी उनको मदद मिलेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग थे जो कि मतलब बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग क्या शिक्षा होनी चाहिए, अब जैसे कि पूर्व की जघन्य गलतियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है। अब इनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। ये किस ज्ञान की बात करें, भारत के ज्ञान की बात करें। उनके मुताबिक अब इनका ये मानना था कि इनको अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा सीखने के लिए इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका मानना था कि ये जो देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा इस तरीके की देनी चाहिए जो कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दे सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि धार्मिक साहित्य उनको पढ़ाने की बजाय उनको ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम में वैज्ञानिक तकनीकी किस तरीके से सफलताएं हासिल कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आती है, 1830 में मकौले थे जो कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन कभी आप पढ़ते हैं तो इनका डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी नीतियाँ भारतीयों पर लगाई थी, किस तरीके से ये चाहते थे। इन्होंने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी, मकौले ने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी जिसमें ये कहा था इन्होंने कि ये जो कुछ लोग हैं, हम कुछ भारतीयों को उठाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे सिर्फ। इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि पूरी कंट्री को हमको शिक्षित करना है, नहीं। इन्होंने कहा कि हम कुछ भारतीयों को शिक्षित करेंगे, देन वो वहाँ से वो छनते हुए वो लोग बाकी और लोगों को पढ़ाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बाकी सारी जनता को शिक्षित करें। ये किसने कहा था, ये मकौले ने कहा था। ठीक है, अब वो भारत को ये क्या मानते थे, ये भारत को बहुत असभ्य देश मानते थे। इनको लगता था कि भारत में कुछ नहीं है, सब बहुत ही मूर्ख हैं। ठीक है, अब इनके मुताबिक क्या था, पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समकक्ष नहीं थी। इनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देही साहित्य के बराबर है। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी इंसल्ट कर रहे थे हमारी, कि हम जो एक टाइम का खाना खाते हैं ना, वो तो इनका पूरा साहित्य है। तो आप सोच सकते हैं उनकी नज़र में क्या थी वैल्यू। अब इनका तर्क क्या था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा जितनी भी एजुकेशन होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे जो यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास के अवगत हो पाएंगे। जब उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तभी वो सभ्य बनेंगे, उनकी मूल्य, रुचि, संस्कृति, उनका सब कुछ बदला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मकौले के मिनट्स के आधार पर 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया, मकौले आया था। क्योंकि जो हायर एजुकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई, कभी कोई गवर्नर जनरल आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं। जब लास्ट में मकौले आए तब इस तरीके की चीज़ें ये थोड़ी सी इनकी फिक्स हुई। इन्होंने क्या कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए,
इन्होंने कलकत्ता मदरसे बनाए, बनारस संस्कृत कॉलेज बनाए। इनको प्रोत्साहन इन्होंने नहीं दिया। जो पहले के जो गवर्नर्स थे उन्होंने कलकत्ता मदरसा बनाया था जॉन्स ने, और ये बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो भारतीयों का ज्ञान है उसको पढ़ाया जाए, उनका दिल जीतने के लिए, उनके इमोशंस को ध्यान रखा जाए। इन्होंने कहा नहीं, इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। इन्होंने क्या कहा, जितनी भी बुक्स थी वो भी इंग्लिश में इन्होंने छपने लगी थी। अब व्यवसाय के लिए क्या शिक्षा थी, इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने गवर्नर जनरल को एक शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, जिसमें इन्होंने क्या लिखा, जो चार्ल्स वुड के नाम से इसको चार्ल्स वुड का नीति पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि नीति पत्र क्या है तो वो किसके नाम से है, वो चार्ल्स वुड के नाम से है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये प्राच्यवाद ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ उसमें डिटेल में लिखकर उसके बाद इनको वहाँ पर भेजा। इससे क्या होगा कि उन्हें इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया, तो उनकी रुचियों आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये मतलब जैसे कि यहाँ वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, फिर यहाँ चीज़ें खरीदी जाएंगी, तो प्रॉफिट उनको होगा। मतलब वो एजुकेशन भी सबको नहीं देना चाहते थे, सिर्फ कुछ लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे, और बाकी तो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पत्र में ये भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे इससे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, उनकी कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी, और पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा हुआ है, बल्कि ये लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने पत्र में लिखे, और कहा कि इन्होंने अलग अलग कई तरीके के कदम उठाए, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि 1857 में इन्होंने मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे। उस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। किस किस के कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। सबसे पहले जो वो कहते हैं जैसे कि जो हायर एजुकेशन स्टार्ट की गई थी वो इन 3 जगह ही स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बम्बई विश्वविद्यालय है, ये यहाँ पर कलकत्ता के पास जो एक कॉलेज बनाया गया वो है। अब बात करते हैं कि इनसे पहले क्या पाठशाला हुआ करती थी, इससे पहले स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते थे। मतलब आपको क्या लगता है, इससे पहले कोई पढ़ता ही नहीं था, इससे पहले कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ अंग्रेज़ों ने आके पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी। तो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने क्या भेजा, विलियम एडम्स की एक रिपोर्ट गई थी, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। जो अब ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया, जैसे कि ये हमेशा करते थे। जब इन्होंने खेती के बारे में करना था तो भी इन्होंने पूरा सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करी। मतलब हर चीज़ ये स्टार्टिंग से ही प्लानिंग से करते आए। तो इन्होंने एजुकेशन के मामले में भी यही कहा। इन्होंने इस रिपोर्ट में भेजा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएं हैं जो छोटे छोटे बने हुए हैं, 20 से ज़्यादा इसमें विद्यार्थी नहीं होते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी है, मतलब यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। लेकिन पाठशालाएं जो हैं वो संपन्न लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही हैं। गुरु से ही प्रारंभ होती है। शिक्षा का तरीका बहुत लचीला है। जब गाँव में कटाई वगैरह होती है उस टाइम पर बच्चे आते नहीं हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे अपने वहाँ पर काम करते हैं, खेतों में जाकर काम करते हैं। कोई किताबें नहीं है, सिर्फ मौखिक पढ़ाई होती है। अलग से कोई इमारत बनी हुई नहीं है, बेंच कुर्सी नहीं है, बैठने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, अलग से कक्षाएं नहीं है, और बच्चों की अटेंडेंस का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, और कोई मतलब एक तरीके से कहते हैं ना प्रॉपर टाइम टेबल और कोई करिकुलम
किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कोई किसी दुकान या मंदिर के कोने में पढ़ा रहा है, कोई गुरु के घर पर बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो उनकी इनकम थी, जो आमदनी थी, वो माँ बाप की, जो उनकी फीस थी वो माँ बाप की आमदनी के ऊपर तय करती थी। जो अमीर थे उनसे ज़्यादा ले लेते थे, जो गरीब थे उनसे कम होती थी। मौखिक में पढ़ाई होती थी और विद्यार्थियों को ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि उनको क्या पढ़ना है। उनको अलग कक्षा में बिठाया नहीं जाता था, एक जगह एक साथ मिलकर सब लोग पढ़ते थे। अब इन्होंने क्या पाया कि भाई इस तरीके की जो ये प्रणाली है ये तो आवश्यकता के लिए काफ़ी अनुकूल है, मतलब इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अब वही इसमें लिखा गया है कि जब फसलों की कटाई होती थी तो उस टाइम पे जो थी कक्षाएं वो बंद हो जाती थी। ठीक है, और क्योंकि जो बच्चे थे वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, और जब ये सब कंप्लीट हो जाता था तो जो पाठशाला होती थी वो दोबारा शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब इसमें सभी लोग बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते थे। अब इन्होंने क्या बनाया, नई दिनचर्या क्या थी और नए नियम क्या थे जो इन्होंने एजुकेशन को लेकर बनाए। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। हायर एजुकेशन पर इन्होंने सबसे पहले जोर दिया और देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इन्होंने फैसला किया। इनका मानना था कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। एक नई दिनचर्या होनी चाहिए, नियम होनी चाहिए, और जितने भी है कि जो इन्होंने क्या करा, कुछ स्कूल्स को तो अपने अंडर में लिया, लेकिन सारे स्कूल्स ये नहीं माने कि भाई हम गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से ही चलते रहे जैसे वो चलते थे। लेकिन जो उनके अंडर में आ गए तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने उनको पैसा देना शुरू करा और उसमें प्रॉपर व्यवस्था करी, उनका टाइम टेबल बनाया, उनका करिकुलम बनाया, उसमें टेबल चेयर लगाई पढ़ने के लिए, एक समय सारणी हुई, पुस्तकें दी गई और परीक्षाएं होने लगी, और उनको बोला गया कि नियमित रूप से आपको यहाँ पर फीस भी भरनी है और जो सारे अनुशासन है उसका आपको फॉलो भी करना है। इनको क्या हुआ, इनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से अनुदान देती थी, मतलब थोड़ा सा पैसा देती थी बिल्डिंग्स तैयार करने के लिए, और जिन्होंने ये मान लिया उनको तो सरकारी सहायता मिलती थी, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं माना उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और जिस तरीके से उनकी पाठशालाएं चलती थी वैसे ही चलने लगी। लेकिन जब इनका डेवलपमेंट होने लगा तो उनकी पाठशाला जो थी वो कमज़ोर होने लगी। अब क्या हुआ, पहली वाली पाठशाला व्यवस्था में तो गरीब किसानों के बच्चे भी पढ़ते थे, क्योंकि काफ़ी जो समय सारणी थी वो काफ़ी लचीली थी। अब कटाई के समय के मौसम में अगर बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो उनका नुकसान होगा, तो इस तरीके से भी वहाँ पर दिक्कत होने लगी कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, कि मतलब जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची की अगर बात करते हैं, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। मतलब इसमें और भी भारतीय लोग भी ऐसे थे जो ये चाहते थे कि भाई भारत की जो शिक्षा है उसके अंदर चेंजेस होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, शिक्षा पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इसमें जो सबसे पहले दो तरीके के लोग आए, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से जो थे। अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। अंग्रेजों ने तो अपनी शिक्षा बता दी, अब महात्मा गांधी और ये रविन्द्रनाथ टैगोर किस तरीके की शिक्षा चाहते थे, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। उसमें अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये किसने कहा, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मान लगे। यहाँ के लोग क्या करने लगे, भाई उन्होंने थोड़ा बहुत इतना पैसा खर्च करके दिखाया तो उन्हें लगा हाँ भाई यही अच्छी हैं, ये सब कुछ अच्छा करा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि जो संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव है वो कितना नष्ट होने लगा है। ये जो शिक्षा थी ये विष भरी हुई थी, ये पापपूर्ण थी, इसमें भारतीयों को दास बना दिया था, ये लोगों का पर प्रभाव डाले थे, मतलब लोगों को ये चेंज कर रहे थे अपने अकॉर्डिंगली, किस तरीके से उनको शिक्षा देके, उनको लालच देके। तो ये क्या चाहते थे महात्मा गांधी जी कि जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव ये पुनर्जीवित करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान भी किया, आग्रह भी किया कि वे शिक्षित संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताए हुए रास्तों पर ना चलें, उनका गुलाम बने ना रहें। ठीक है, इनकी मान्यता था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, ना कि अंग्रेजी में। इस टाइम पे क्या दी जा रही थी, अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही थी, उनको अपाहिज बना रही थी। भाई इतनी बड़ी कंट्री के इतने सारे लोग हैं, उसमें से आप कुछ लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हो, तो वो क्या बाकी सब तक कैसे पहुंचेगी वो। ठीक है,
तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी ही भूमि पर इनको अजनबी बना दिया है। वो ये बोल रहे थे महात्मा गांधी, विदेशी भाषा बोलने, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। मतलब ये शिक्षा एक तरीके से कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रही है आपको, ये सिर्फ क्या कर रही है कि बस आपको बुक में लिखना है, पढ़ना है, सिर्फ इतना सिखा रही है। लेकिन जो जितने भी जीवन के अनुभव हो गए, व्यवहारिक ज्ञान की कोई इसमें शिक्षा आपको नहीं दी जाए। इनका कहना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होना चाहिए। मतलब साक्षरता ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है तो आपने पढ़ ली और कॉपी पे नोट कर ली, ये साक्षरता नहीं है। साक्षरता वो है जिसमें आपका आत्म विकास होता है, जिसमें आपका दिमाग का विकास होता है। ठीक है, अब इसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों में किस तरीके से काम करना चाहिए। उनका मस्तिष्क और उनका जो क्षमता है वो दोनों विकसित होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। इनका मानना था कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत है। यह केवल ऐसा साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा जिससे वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट बन जाए। इनका मानना ये था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनको शिक्षा के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर भी बनाए। ठीक है, आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की हर तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया को क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। मतलब बच्चे अगर क्या चीज़ कर रहे हैं, सपोज मैं बच्चों को कोई ये काम करना सिखा रही हूँ, तो वो उसको ये पता होना चाहिए कि ये काम वो क्यों कर रहा है, किस लिए वो चीज़ सीख रहा है। जब उसको ये चीज़ पता होगी तो उसका इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप बच्चों को कहो भाई यहाँ बैठ जाए, यहाँ चला जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन करेगा क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आप उनको जस्टिफाई करो। अगर आज की डेट में अगर आप बच्चों को मार देते हो एक थप्पड़ भी, तो वो पूछता है आपने मुझे क्यों मारा, तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आपकी ये मिस्टेक थी, आपने ये किया था इसलिए मैंने आपको मारा। पहले के टाइम में तो नहीं, बच्चे पिट लिए, भाई चुप बैठे हैं, हिम्मत ही नहीं होती थी कि पूछ लेंगे भाई आपने हमें क्यों मारा। तो ये चेंज है। तो इनका मतलब यही था कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है और वो क्यों कर रहा है और उसका किस लिए उसका यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने शांति निकेतन का इनका क्या था, ये अब आप यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। इसकी स्थापना किसने की और क्यों की। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, उनका स्कूल में मन नहीं लगता था, उनको लगता कि स्कूल जेल है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को वो कराया जाता है जो वो चाहते हैं। कभी भी बच्चे वो नहीं कर पाते जो उनका मन होता है, तो इसलिए उनका वहाँ पर दिमाग नहीं लगता था और हर जगह वो भटकते रहते थे। इन्होंने क्या करा, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों की शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों की काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां पर बच्चे खुश रहें। इनका मानना था कि एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। बचपन का समय और अपने आप सीखने का समय होना चाहिए बच्चों के लिए, उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जानी चाहिए। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं ना चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ये उसी की बात यहाँ पर करी गई है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चों को केंद्र में रखकर की जानी चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। जो एक टीचर का रोल है वो सिर्फ इतना होना चाहिए। वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के कारण का स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। मतलब आजकल की जो जिस तरीके की एजुकेशन हो रही है कि भाई ये चीज़ रटनी है, ये पढ़नी है, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे के जितने भी स्वाभाविक गुण ही हैं जो वो उनको मार देते हैं। उनका मानना ये था। अब जो इनका मानना था, जो सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का
प्रयास किया। ये जगह उनको इतनी निर्मल शांति से भरी दिखाई दी प्रकृति के साथ, जिससे उन्होंने उसका नाम क्या रखा, शांति निकेतन रखा। अब बहुत सारे मामलों में टैगोर और जो महात्मा गांधी के जो शिक्षा के बारे में जो राय थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर थी। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, और टैगोर भी क्या चाहते कि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। मतलब वो एक ही चीज़ नहीं चाहते थे, वो कहते मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से उनकी होनी चाहिए और ना ही पूरी तरीके से उनको हम नकार दें। तो इनका मानना था कि इनकी जो शांति निकेतन था उसमें क्या क्या था, कला हो गया, साहित्य हो गया, नृत्य हो गया। इसके साथ साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर भी ये बहुत ज़्यादा जोर देते थे। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की जो रूपरेखा है वो क्या होनी चाहिए। और मतलब ये लोग, ऐसा नहीं है कि अभी तक ये चल रही थी, बात तक भी इस चीज़ पर बहुत चर्चा रही। इनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरीके से फैलाया जाए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों के सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो बहस थी ये बाकी बात तक भी मतलब चलती रही थी। तो इस चैप्टर में आपने समझा कि जो एजुकेशन थी उसके ऊपर अंग्रेज़ों का क्या जोर था। अंग्रेज़ चाहते थे कि भाई यहाँ के लोग बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, उनको हमारे अकॉर्डिंगली एजुकेशन मिलनी चाहिए। भारत के भी कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे जो जा रहे थे। तो महात्मा गांधी और टैगोर का यही कहना था कि आप अपनी पश्चिमी संस्कृति को ना अपनाएं, मतलब उसके चक्कर में आपकी जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनको नहीं खोना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करी थी, और उसमें आपका आर्ट्स और साइंस को बैलेंस करके उन्होंने वहाँ की शिक्षा पर जोर दिया था। तो एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए ये आपने यहाँ पर पूरी तरीके से समझ लिया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, 7 और 8, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी। देन वी विल स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद तुरंत हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।